whether Pallavi can handle it or not, but okay. Start. Okay. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी। स्वागत है आपका हमारे शो करियर टॉक्स में और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है पंकज सक्सेना। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है होटल एंड टूरिज्म। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी होटल एंड टूरिज्म के रिगार्डिंग कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूथ को बहुत रिलेट करती है आजकल। पहले यूथ माना जाता था बहुत इंट्रोवर्ट है, इतना ट्रैवलिंग पसंद नहीं करता, बट आज का यूथ जाना चाहता है और इसके साथ बहुत सारा ग्लैमर भी इन्वॉल्व है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? वेल, एक ज़माने में जो यूथ था वो सोचता था कि मैं टेक्निकल एजुकेशन ले लूँ, उसके बाद किसी ऑफिस में बैठ के काम करूं, किसी कॉन्सेप्ट पे बंद कमरे में काम करूं। गेस्ट इंटरेक्शन नहीं था, कस्टमर फोकस नहीं था, ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं था, क्रिएटिविटी एस्पेक्ट्स नहीं थे। आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। आजकल आप जो भी स्किल लेते हो उसको आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में डालना पड़ता है। कस्टमर रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, उसके बगैर तो 90% जॉब्स पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तो होटल इंडस्ट्री ने एक ऐसा एवेन्यू क्रिएट किया कि आदमी स्किल सेट्स के साथ अपनी स्किल्स को एंजॉय करते हुए अपने जॉब को रिलिश करता है और उसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है। क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने स्किल सेट्स लिए उसके बाद क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है उसमें। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि एवेन्यूज़ फास्ट ग्रोइंग है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी। एक सवाल है कि ज़्यादातर पहले जो यूथ था इसको नॉन टेक्निकल मानता था कि इट्स नॉन टेक्निकल। ऑल्दो ये राइट है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड को ही टेक्निकल माना जाता है और हमारा यूथ भी पहले मानता था करियर ऑप्शंस इसमें ज़्यादा है, मेडिकल लीजिए नॉन मेडिकल लीजिए। बट नॉन टेक्निकल टर्म होने के बावजूद आज से कितना फ़ायदेमंद है? नहीं, देखिए, पहली बात तो होटल मैनेजमेंट नॉन टेक्निकल है नहीं, बहुत टेक्निकल है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि टेक्निकलिटी के साथ वहाँ पर जो ह्यूमन इंटरेक्शन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी इंसान की 100% प्रोफाइल अगर है तो आई वुड से 60 to 70% उसकी प्रोफाइल गेस्ट इंटरेक्शन में होती है और 30 to 40% उसकी प्रोफाइल स्किल इम्प्लीमेंटेशन में होती है। तो इसलिए आप एक मेडिकल में जाते हैं, वहाँ पे 95% प्रोफाइल जो होती है वो आपकी स्किल इम्प्लीमेंटेशन में होती है। एक डॉक्टर जो है, अगर वो अपनी स्किल सेट्स उसकी स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो पेशेंट से अच्छी बातें कर लेगा, अगर उसकी स्किल सेट स्ट्रांग नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। होटल इंडस्ट्री में आपकी स्किल सेट्स के साथ साथ आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जी। इसके लिए एग्जैक्ट एज क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा यूथ को कि हाँ मैंने 10th कर ली, मैंने 12th कर ली, अब मैं जा सकता हूँ इस फील्ड में? किस तरह से पता चलेगा, कैसे? बिकॉज आजकल इतने करियर्स हैं, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं भी 10th पास आउट हो चुकी हूँ, मैं भी बहुत कन्फ्यूज थी इससे। बट आज का यूथ जितना फास्ट है उतने फास्ट करियर ऑप्शंस है। कैसे पिकअप करे दैट दिस इज द राइट ऑप्शन? देखिए, होटल में सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान 10th करने के बाद भी कोर्स प्रोग्राम्स कर सकता है, 12th करने के बाद भी कोर्स प्रोग्राम कर सकता है और ग्रेजुएशन करने के बाद भी कोर्स प्रोग्राम्स कर सकता है। आजकल आप मानेंगे 10th करने के बाद बच्चे बारटेंडिंग का कोर्स करते हैं एंड दे अर्न सच ग्रेट। क्यों? पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डिस्कोथेक्स हैं, वहाँ पर उनकी इतनी डिमांड है। उसके साथ साथ वेडिंग्स में दे पुट ग्रेट वंडर्स। 12th करने के बाद बच्चे 1 साल का कोर्स प्रोग्राम भी करते हैं, 3 साल का कोर्स प्रोग्राम भी करते हैं। आजकल बच्चे पहले एक ज़माना था जब बच्चे कॉर्नेल जाते थे, फ्रांस जाते थे, यूके में जाके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करते थे। दोस टाइम्स हैव गॉन। क्यों? क्योंकि जितनी भी ग्लोबल चेन्स हैं वो इंडिया आ गई हैं और जो एक्सपोजर उनको वहाँ मिलता उतना ही एक्सपोजर उनको आज यहाँ मिल रहा है। एक सवाल है कि हमारा यूथ ये चाहता है कि बाहर जाओगे, पढ़ाई करके आए, होटल एंड टूरिज्म में यहाँ के बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिलेंगे। आई थिंक ये एक तरह का इल्यूजन सा है जो फैला हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से आप यूथ को अवेयर करना चाहेंगे कि इंडिया में भी ऑप्शंस बहुत से? क्या होता है, हम जानना चाहते हैं, एक से बात करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, जल्दी सब बोलते थे गो टू कैनेडा, गो टू इंग्लैंड, गो टू देयर। आई थिंक इंडिया को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर भी करियर ऑप्शंस बहुत हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? आपने बहुत अच्छी बात करी, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। देखिए, क्या है कि होटल इंडस्ट्री, अगर आज आप मैरियट में जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में और इंडिया के मैरियट में जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है ना। क्वालिटी, एक्सपोजर, कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड सब कुछ सेम है। बट हाँ, ये ज़रूर है कुछ कोर्स प्रोग्राम्स हैं जो कि जैसे फ्रांस में जाते हैं आप वाइन्स के लिए पढ़ाई करने। ऑब्वियसली वाइन्स की पढ़ाई फ्रांस और जर्मनी से ज़्यादा अच्छी कहीं नहीं हो सकती। आप अगर चीज़ की पढ़ाई करने जाते हैं तो आपके लिए इटली और फ्रांस ग्रेट। आप अगर स्पेसिफिकली चॉकलेट्स की पढ़ाई करने जाते हैं तो
कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिकली, जैसे स्विट्ज़रलैंड है और फ्रांस है वहाँ पे, बट देन अगर आप पूरा होटल मैनेजमेंट कोर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं, सो इंडिया इज़ एज गुड एज एनी कंट्री। यस यस, आई थिंक इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं लैक करता है, बिकॉज हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं उनको अभी भी ये इल्यूजन है कि हाँ बाहर जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स मोर इंक्रीज होंगी। क्या आप कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे यूथ को गाइड कर सके कि वो वहाँ पर जाएं, बहुत बेटर उनको अवेलेबिलिटी हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, अवेयरनेस के बारे में? नहीं, आजकल का तो यूथ कम्युनिकेशन वाइज बहुत स्ट्रांग हो गया है। एक ज़माना वो था जब कम्युनिकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम्स लिमिटेड हुआ करते थे। आप किसी होटल में जाते थे या रेस्टोरेंट्स में जाते थे, वहाँ आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलता था। फैशनेबल आउटफिट्स नहीं थे, ब्रांड्स नहीं थे, इंटरनेशनल जो ग्लैमर्स और ट्रेंड्स हैं वो नहीं थे। आजकल तो थिंग्स हैव ओपनड अप सो मच, और ख़ासतौर पे ऑनलाइन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यूथ को बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया है ग्लोबल सिनेरियो के पास। सो वो प्रॉब्लम उतनी अब नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। सो इट इज़ बेटर कि स्टूडेंट्स इंग्लिश और ग्रूमिंग है ना, दो चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। आई हैव रियलाइज्ड कि जो 90% आदमी का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो तो इंग्लिश और ग्रूमिंग बेस्ड हो जाता है। योर आउटफिट makes so much of a difference, you know. Yes, definitely, because first आप देखते हैं how the person is looking, और उसके बाद how he is speaking. Very true. Yes, exactly. Okay, so exactly कौन-कौन से streams के बाद हम hotel and tourism adopt कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, 10th करने के बाद आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। नहीं, कोई बैरियर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का जा सकते हैं। हाँ, कोई भी जा सकता है। हाँ। और क्या ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक आजकल बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, क्रैश कोर्स कीजिए होटल एंड टूरिज्म का, हम आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे? क्या कितना विश्वास करना चाहिए यूथ को इन सारे छोटे छोटे प्लेसमेंट सेल्स पे? नहीं, देखिए, मैं आपसे शेयर करूं कि ज़्यादातर जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, पहले तो उनको ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स को कि मुझे बुकिश लर्निंग कितनी मिल रही है और मुझे एप्लीकेशनल लर्निंग कितनी मिल रही है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आपसे शेयर करूं, जो कि ऐसे क्रैश कोर्सेज कराते हैं लेकिन बहुत सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो होटल से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बच्चे अगर वहाँ पर 6 मंथ्स का कोर्स प्रोग्राम करना है, आप ये मानिए 6 मंथ्स वो पढ़ाई करते हैं और 6 मंथ्स वर्किंग भी कर रहे हैं साथ साथ, तो उन्होंने जो भी सीखा उन्होंने उसी दिन उसी को अप्लाई करना शुरू किया, एंड देयर लर्निंग इज एक्सपाउंडेड, यू नो। लेकिन फिर वही बात है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कई ऐसे एविएशन और हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज हैं जहाँ पर सिर्फ क्लासरूम टीचिंग हो रही है। नाउ मॉक क्लासरूम है या फिर एक टेबल है जिस पे आपने रेस्टोरेंट सेटअप करा हुआ है। नाउ जो बच्चा है उसको वो गेस्ट इंटरेक्शन का जो परसेप्शन होता है या फिर एक प्रॉपर एम्बियंस जो होती है होटल की या रेस्टोरेंट की, वो फील नहीं कर सकता वो। तो जब वो 6 महीने या 1 साल के बाद उस प्रोग्राम से निकलता है, he faces a new world. So I would suggest even there is a short term program, but in case it is connected with a hotel or a chain or a restaurant or a bar, जैसे bartending institutes हैं, they are attached to bars. So 6 महीने में या 3 महीने में जो बच्चा है वो ट्रेनिंग करता है और he comes out, वो जंगलिंग भी कर लेता है, वो कॉकटेल्स भी बना लेता है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेता है। Now he cannot do it in a classroom, you know, he has to apply those things. Exactly. मैं दोबारा से एक टॉपिक पे आने वाली हूँ, पेरेंट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। गर्ल्स को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रखा जाता है फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म बोला जाता है। स्टिल इंडिया में ये परसेप्शन इट्स क्वाइट अनसेफ फॉर गर्ल्स टू सेंड। बेंगलोर जैसे बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है, मुंबई है, ग्लैमर वर्ल्ड इंक्लूडेड है इन सब से। सो व्हाट यू वांट टू कन्वे अ मैसेज फॉर पेरेंट्स एग्जैक्टली, इज इट हाउ मच सेफ इट इज नाउ? सी, होटल इंडस्ट्री इज the glamour industry, undeniably. Usko there are a lot of other glamour industries, fashion industries, there is retail industry, there is the mall industry, the realty industry. Now these are glamour industries, you know, you see a lot of glitter, you see a lot of beautiful things, you know, it's very happening, you enjoy brands, you enjoy the best of life and best of food. लेकिन इसके पीछे काम कितना होता है, वन मस्ट नॉट सी जस्ट द ग्लैमर, देयर इज सो मच हार्ड वर्क। जो बच्चे इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए दे आर जॉइनिंग अ ग्लैमर इंडस्ट्री, दे मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर जॉइनिंग एन इंडस्ट्री वेयर देयर कोर कॉम्पिटेंसी इज बीइंग अप्लाइड, है ना, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग एज वेरी स्ट्रांग
फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर कोई ग्लैमर दिखाने के लिए नहीं है, वहाँ पे उनकी जो स्किल सेट्स हैं, वहाँ पे उनका गेस्ट इंटरेक्शन है, उनकी जो पर्सनल जो एक सोच होती है कि मैं कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करूँ अचानक। अब कई बार गेस्ट आता है, यू आर नॉट टॉट कि गेस्ट अचानक कैसे रिएक्ट करेगा, एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। नाउ दिस इज व्हाट मेक्स अ पर्सन मैच्योर्ड। सो ग्लैमर तो सिर्फ दिखावा है, उसके साथ देयर इज सो मच ऑफ हार्ड वर्क अटैच्ड टू इट। यस आई थिंक पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, एंड आई थिंक बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, बहुत करियर ऑप्शन हैं आजकल इस पे। आई थिंक आपने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया हमारे पेरेंट्स के लिए। वन मोर थिंग इज दैट कि स्ट्रेस कम्स विद स्टडीज एंड स्ट्रेस कम्स विद ट्रैवलिंग। So what do you want to, how you want to interrelate everything? नहीं, ट्रैवलिंग एंड स्ट्रेस का मैं ट्रैवलिंग एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू स्टूडेंट पढ़ता है, ऑलराइट, स्टार्ट किया उसने, ये करियर ऑप्शन आए, कुछ लोग मैनेज कर पाते हैं स्ट्रेस को, कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं स्ट्रेस को। स्टडीज एंड स्ट्रेस, पहले तो आप ये बताइए कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, स्टडी एंड स्ट्रेस को मैनेज करने का आई थिंक सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि यू मस्ट नॉट सी स्टडी एज प्रॉब्लम, you must see it as a solution based problem. Now a solution based problem is that you divide your whole study program into small modules. Parents को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों को उनका IQ एनहांस करने के बजाय उनका EQ एनहांस करें, इमोशनल क्वोशेंट, और उनका इंट्यूटिव सेंस एनहांस करें। इंट्यूटिव सेंस बहुत सिंपल सी बात होती है। बच्चों को जो बुक्स में स्कूल में पढ़ाया जाता है या बड़े होकर भी पढ़ाया जाता है, उसमें काफ़ी हद तक रीजनिंग होती है, लेकिन बच्चे को आदत पड़ी हुई है कि उनको मगिंग करने की, तो वो रीजनिंग को बैकफुट पे रखते हैं। इंट्यूटिव सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्थेटिक सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को एस्थेटिक सेंस बताना जरूरी है। सो आई वुड सजेस्ट द इमोशनल वैल्यू, द इंट्यूटिव सेंस एंड द एस्थेटिक सेंस। एजुकेशन तो आई वुड सजेस्ट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट of your whole IQ। जो स्किल सेट्स हैं उसको बच्चा आज के टफ माहौल में कैसे अप्लाई करने की हैबिट बनाए, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे मैंने देखा है कि वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो आगे लाइफ में जाते हैं वो उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका इंट्यूटिव सेंस पुअर होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो स्ट्रेस है, पेरेंट्स उसको बहुत लाइटन अप करके रखें, गेम्स करवाएं, एक्टिविटीज़ कराएं। टीवी, है ना, टीवी शुड बी अ मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट, बट देन यू मस्ट ट्राई टू डाइवर्ट द एंजॉयमेंट टुवर्ड्स एजुकेशन। आप सिर्फ बच्चों को कहोगे कि आप BBC देखो और आप नेशनल जियो देखो या आप डिस्कवरी देखो, वो नहीं करेगा। सो यू हैव टू क्रिएट means of educating him through other programs also. I think इसके लिए बहुत ज़्यादा important होगा कि घर का environment इस तरह से रहे कि बच्चों को education भी मिले, communication skills भी develop हो, और parents के साथ they should be more close. Yes. Okay, that's nice. Anything else you want to say to our viewers regarding travel and tourism? देखिए, I will just quote what is happening in India. I think in the last decade, 10 years, the scenario has changed. डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत एनहांस हुआ है। पहले लोगों की पेइंग एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत पुअर थी, तो लोग इतना मूव नहीं करते थे। आजकल इंटरस्टेट मूवमेंट बहुत हो गया है। लोग रेस्टोरेंट्स में और पब्स में और डिस्कोथेक्स में खूब जाने लगे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री इकलौती इंडस्ट्री अभी है जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। रिसेशन अफेक्टेड कम है क्योंकि हम लोग इनबाउंड टूरिज्म जो है, जो फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, उन पे तो डिपेंडेंट हैं ही, लेकिन इंडियन टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो बहुत कंसिस्टेंट है। पहले हम लोग कहते थे राजस्थान में 6 मंथ्स का पीक होता है, 6 मंथ्स का लीन होता है। आजकल वो ज़माना चला गया। द डोमेस्टिक मूवमेंट इज़ सो गुड। So, as on date, there are more than 120 hotels coming up in Rajasthan. Now, that's a very nice scenario. Golden Triangle internationally accepted tourism hub है। तो टूरिज्म इज़ हैपनिंग वेरी फाइन। और जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इस बजट में और काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, जिसमें कि रोड्स, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एविएशन, तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा टूरिज्म को मिलेगा। एक ज़माना था लोग सोचते जैसलमेर कहाँ है, बहुत दूर है। अब लोग कहते हैं जैसलमेर चलो,
लेट्स मूव आउट। दिल्ली से लोग जैसलमेर के लिए ऐसे निकल लेते हैं एज इफ यू नो दे, इट्स अ वेरी इंपल्सिव ड्राइव। जैसे पहले लोग कहते थे कि शिमला चलते हैं, सो पीपल ड्राइव डाउन टू जैसलमेर। सो वो सिनेरियो तभी आया जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। सो दैट्स वन गुड साइन एंड इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ वैल्यू फॉर टूरिज्म। जी, वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेस रिगार्डिंग, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत पसंद है बट ट्रैवलिंग से डरते हैं। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ द फोबिया ऑफ ट्रैवलिंग? कुछ उनके लिए, ऐसों के लिए, बिकॉज कुछ में स्किल्स होती हैं बट दे आर स्केयर्ड टू मूव आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो ट्रैवलिंग से नहीं डरते हैं, वो कल्चरल बैरियर्स हैं। Exactly, है ना? exactly. वो कोई इंसान जब किसी गांव से निकला है या किसी छोटे शहर से निकला है और उसको अचानक कोई कहता है कि बॉम्बे में जाके जॉब कर लो, तो पेरेंट्स कहते हैं बॉम्बे, वहाँ तो ये होगा, वहाँ वो होगा। और पहली बार जब वो बॉम्बे जाता है, ही सीज सच रश, उसको पहली बार पता चलता है कि लाइफ इतनी फास्ट भी होती है, देन ही गोज इनटू अ बैक फुट। नाउ ये एक इशू है जो सबको फेस करना ही करना है, और आई वुड से कि ये हर इंसान अपने आप ही सॉल्व करता है। देयर कैन नॉट बी अ गाइडेंस हियर, बट द बेस्ट थिंग इज दैट जब भी आप को कोई नया ऑफर मिले, you must do a lot of networking of your friends. आजकल जब भी को कोई भी ऑफ़र मिलता है तो आप अपने पुराने दोस्तों से पूछते हो कि वहाँ क्या हो रहा है, अपने 3-4 दोस्तों को ढूंढते हो। फेसबुक इज़ अ वेरी गुड मीडियम कि आप अपने दोस्तों को उस चैनल में ढूंढो कि वो उस शहर में हैं कि नहीं है। नाउ इन दैट वे द न्यू सिटी बिकम्स known to you. सो दैट इज़, आज पहली बार किसी बच्चे को कहा जाए कि यू गो अब्रॉड and work in a new country, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, कई लोग मिडिल ईस्ट नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, विल नॉट बी एबल टू फेस द काइंड ऑफ सिनेरियो। सो सबसे अच्छी बात आई थिंक एक नेटवर्क अपना क्रिएट करना, पता लगाना कि कौन से फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, उनसे बात करना, उनसे हेल्प लेना। आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे आउट ऑफ इट। अभी इंडिया में आप कौन कौन सी, कैन यू नेम सम लिस्ट सम यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर करियर के बारे में और ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में स्टूडेंट्स कैन ईजिली गो एंड ऑप्ट एंड गेट द इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए और उनको पता रहे, एक तरह से गाइडेंस हो जाती है, हाँ ये यूनिवर्सिटी बेटर है, ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, मुझे ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। जिनको स्ट्रेट अवे 3 साल का कोर्स करना है, जिनको 4 साल का कोर्स करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ नाम के, क्योंकि कई व्यूअर्स होंगे जो पहली बार ये शो देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, क्या पता ये शो देखने के बाद उनका माइंड चेंज हो जाए, दे कैन ऑप्ट दिस करियर। आई थिंक सबसे ऊपर तो नेशनल काउंसिल है, नेशनल काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं। दूसरा मैं सजेस्ट करूँगा आला, विच इज़ अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाएं। ये 2 तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इंडिया में काफ़ी सारे चेन होटल्स हैं जिन्होंने अपने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शुरू करे हुए हैं। ताज है, ITC है, ओबरॉयज़ है, मैरियट्स है। इनके इंस्टीट्यूट्स बहुत रेप्यूटेड है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोग्राम पे जाना है तो ही मस्ट फाइंड आउट द एक्रेडिशंस, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोग्राम्स भी ऐसे बहुत हैं जिनकी एक्रेडिशंस अच्छी हैं, इसलिए दे आर डूइंग वेरी वेल। राजस्थान में भी कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी एक्रेडिशन अच्छी हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। सो इसलिए स्टूडेंट्स मेन तो सबसे पहले नेशनल काउंसिल में जाए, फिर आला में जाए, और उसके बाद जो भी शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोग्राम है उनके एफिलिएशंस पता लगाए कि उनके पास्ट कैंपस इंटरव्यूज और सिलेक्शंस कैसे हुए थे। फेसबुक पर जाए, पता लगाए फेसबुक पे एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बहुत एड्स आती हैं, आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं कम्युनिटीज़ के साथ और ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्युनिटीज़ के साथ। ओके, सो I think overall it's a nice sum up for travel and tourism. If anybody wants to opt it, he can or she can easily opt it. So one more thing is still going on in my mind. So everyone can say it is purely safe. क्या ये पूरी तरह से सेफ करियर है? फ्यूचर इसमें रिलायबल है? हाँ, मैं आपसे वही शेयर करना चाह रहा था कि होटल इंडस्ट्री इकलौता आई वुड से ऐसा करियर है जो रिसेशन फ्री चल रहा है इस वक्त। रियल्टी इंडस्ट्री हुई, काफ़ी हद तक मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल को एक बार साइड में रख दूं, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो रिसेशन अफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में डोमेस्टिक टूरिज्म इतना ग्रो किया है ऑफ लेट, लोगों की पेइंग कैपेसिटीज़ अच्छी हुई हैं। दिस इज़ वन सेक्टर जहाँ पर शुरू में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग एनी कोर्स प्रोग्राम एटलीस्ट फॉर 3-4 years you have to actually give your heart to it. और उसके बाद there is no stop away. The growth is
live, not slow, it is very consistent and consistency बहुत important है. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई अचानक grow कर जाए and then he goes to a package of 5 lakhs and then he realizes कि अब मुझे दूसरा offer ना 5.5 का नहीं मिल रहा. It is better that he must grow slowly but consistently. होटल इंडस्ट्री इज़ वन प्लेस वेर यू ग्रो कंसिस्टेंसी. सबसे बड़ी बात क्या है होटल इंडस्ट्री में, जो हायरार्की है जॉब्स की ना, वो नीचे से ऊपर तक बहुत सारे लेवल्स में है. सो पीपल डोंट स्टॉप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. You may even start from a trainee level in front office, but after 10 years you may end up becoming a general manager. और general manager भी end नहीं है, उसके बाद भी क्योंकि इंटरनेशनल चेन्स आ गई हैं, तो इसलिए यू बिकम VP, यू एंड अप बिकमिंग ब्रांड मैनेजर, यू बिकम डायरेक्टर. सो देयर इज नथिंग स्टॉप. इट्स अ सेफ प्रोफेशन फॉर यंग एंड और फॉर आवर यूथ. थैंक यू सो मच पंकज जी. आई थिंक दिस टॉपिक हैज़ बीन सो इन्फॉर्मेटिव. हमारे यूथ को बहुत पसंद आया होगा, और जिन्होंने नहीं सोचा ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाने का, प्लीज़ गो फॉर इट. इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक कैन ईजिली बी अवेलेबल टू एनीवन. थैंक यू सो मच हमारे साथ करियर टॉक में बने रहने के लिए. धन्यवाद. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी. स्वागत है आपका हमारे शो लाइफ एंड लाइफ में. आज हमारे साथ मौजूद है रमा दत्त जी, जो कि प्रिंसिपल है संस्कार स्कूल की. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. माय प्लेजर. आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फीवर के बारे में. यूँ तो एग्ज़ाम साल भर चलते हैं, बट आजकल मेन टॉपिक चल रहा है 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स का. काफ़ी चेंजेस आए हैं पैटर्न में CBSE के. क्या वो चेंजेस 10th में भी आए हैं, 12th में भी आए हैं, और क्या चेंजेस आए हैं? बहुत कन्फ्यूजन है व्यूअर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को. इस बारे में हमें जानकारी देंगी रमा जी. जी रमा जी, बताइए क्या क्या चेंजेस आए हैं बोर्ड. अच्छा, क्लास 12th के एग्जामिनेशन में तो कोई चेंजेस नहीं है. क्लास 10th के एग्ज़ाम में एक बहुत मेजर चेंज हुआ है. पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे थे जो अब 10th में अपीयर होंगे, उनके लिए बोर्ड ने कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, जिसको CCE नाम से आजकल बहुत पुकारा जाता है, वो इम्प्लीमेंट किया था, जिसके तहत बच्चों की हर तरह से एवेल्यूएशन होती है. ऐसे देखा जाए तो पल्लवी, एजुकेशन का जो पर्पस है वो टेस्टिंग नहीं है. बच्चों का जो एजुकेशन होती है वो इसलिए होती है कि जो उनकी कैपेसिटीज़ है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनको मौका मिले निखरने का और नरिश करने का, जिससे कि उनमें निखार आए. और टेस्टिंग इन द बार्गेन होती ही है, एवेल्यूएशन होती है कि बच्चे कितना सीखें, पर एवेल्यूएशन इज़ द नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन. तो इसलिए फिर कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में बच्चों की हर कैपेबिलिटी पे, उनकी हर कैपेसिटी पे ग्रेडिंग होती है. खाली एकेडमिक एरिया में नहीं, को स्कॉलेस्टिक एंड स्कॉलेस्टिक, जिसमें कि एकेडमिक तो चाहिए ही चाहिए, और जो उनकी पर्सनालिटी, जो उनकी कॉन्फिडेंस है, उनमें जो क्रिएटिविटी है, उनमें और कई गुण होते हैं, आपस में कोऑपरेशन, जो वैल्यूज़ हैं, उन सब को निखारना जो है, उनमें जो एक बैलेंस्ड इंसान बनाने का जो पर्पस है, जो एजुकेशन से हमारा हल होना चाहिए, उसको लेकर के ये इतना बड़ा चेंज बोर्ड ने इम्प्लीमेंट किया है. सो मैम, अकॉर्डिंग टू यू, ग्रेडिंग सिस्टम जो है प्रेफरेबल और प्रॉफिटेबल है स्टूडेंट्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए? हाँ, बिल्कुल है. बच्चे के लिए तो ये 100% बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें अब जैसे कुछ केसेस ऐसे होते थे कि घर में कोई कलामिटी हो गई, कोई डेथ हो गई है, शादी है, और बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, तो उसका मतलब है कि बच्चे का एक साल बर्बाद होता है, और उसका स्ट्रेस पेरेंट्स पे, फैमिली पे, बच्चे पे बहुत होता है. अभी जो एग्ज़ाम है इसमें बच्चे जो हैं पूरे साल उनके समेटिव 1, समेटिव 2, 2 मेजर एग्ज़ाम है, पर इसके अलावा इनके छोटे फॉर्म्स में टेस्ट होते रहते हैं जो काफ़ी मायने रखते हैं, विच इज़ द एक्यूरेट वे ऑफ इवेल्युएटिंग द लर्निंग. जो बच्चे को हम सिखाते हैं लर्निंग टू लर्न, कि कैसे सीखें, हमारा पर्पस है जो बच्चे सीखें, उसमें सफलता मिलती है. आई थिंक मैम इससे एक और प्रॉफिट है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं
उन्हें भी शायद चांस मिलता है कि जिनकी पिकअप पावर थोड़ी सी स्लो होती है नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट से। आई थिंक ग्रेडिंग सिस्टम, हम लोग जब स्कूल में थे तब ये सिस्टम नहीं था। जो वीक होते थे दे आर कम्प्लीटली आउट, फेल हैं तो वो फेल हैं। आई थिंक ग्रेडिंग सिस्टम ने काफ़ी हेल्प किया है। अगेन मैं वीक नहीं बोलना चाहूँगी कि कोई बच्चा वीक होता है, हर किसी में कॉम्पिटेंसी होती है, लेकिन कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है। ये बात बहुत कम लोग इस पे पॉइंट आउट सो जो बच्चे के अंदर कोई पोटेंशियल है किसी एक स्पेशल फील्ड में, उसमें बच्चे को रिकग्निशन मिलती है, उसमें बच्चे को पहचान मिलती है, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो बच्चे में आता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं मैम। एक बात है कि स्टडीज़ रिलेट करती हैं, ऑब्वियसली तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, मार्क्स चाहिए, पेरेंट्स का प्रेशर 60%, 70%, फर्स्ट डिवीजन। अब तो खैर ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है 10th में, तो थोड़ा सा फ़ायदा रहा है स्टूडेंट्स को, बट स्टिल मैम बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस होता है बच्चे पे। बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है तो उसके 1 महीने से स्कूल ने प्री बोर्ड स्टार्ट कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें रिगार्डिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को एक मेरी ये सलाह है कि स्ट्रेस नाम को बिल्कुल हटा दें। एग्ज़ाम हमने जो सारा साल पढ़ा है, जो हम आज भी हमारे पास नोट्स हैं, किताबें हैं, उनको आप कंसंट्रेट अपना करके और पढ़ाई करें, कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करें, क्योंकि सब कुछ आपको आता है। जब स्ट्रेस वर्ड एक आता है तो उससे जो अपने जहन में रहता है वो भी भूल जाता है। तो अपने को कॉन्फिडेंटली पढ़ें, और एक जो मेरा आजमाया हुआ तरीका है, वो बच्चे लिख के पढ़ें, तो रजिस्टर भर दें, लिखो लिखो लिखो, याद करो, क्योंकि ये जब लिखते हैं तो ये हमारे आईज़ और ब्रेन में से और हाथ में से निकल के जाता है, तो हमारी जो इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट, जो मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहता है। जबकि हम किताब खोल के पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये तो हमको सब कुछ आता है, और किताब बंद करते हैं तो फिर सोचना पड़ता है। सो अगर हम लिखें तो उसमें जो मेमोरी का जो स्पैन है वो लंबा रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, बहुत पढ़ाई की है बट इतना स्ट्रेस हो जाता है कि ये सिलेबस कवर अप करना है, वो करना है। कुछ स्टूडेंट्स को एंड में पढ़ने की आदत होती है, तो होते वो एक्टिव हैं, बट समटाइम्स पेपर जब सामने आता है, क्वेश्चन पेपर दिया ब्लैंक हो जाते हैं। मैम आप ऐसे स्टूडेंट्स को प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए, बिकॉज आई थिंक ऐसे स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बिकॉज ऑलराउंड होने का कंपटीशन बहुत है, सबको सब कुछ करना है, और एन एग्ज़ाम में सारी बुक्स भी कंप्लीट करनी है। सो कई बार ये प्रॉब्लम आती है, आता हुआ भूल जाता है। आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट, ऐसे बच्चे होते हैं, पर इनको अगर अपने में कॉन्फिडेंस हो और अपना जो सिलेबस जो भी कवर करना है उसको टाइम से डिवाइड करके अपना एक टाइम टेबल लगा के पढ़ें कि 1 घंटे में मुझे ये पढ़ना है, और फोकस अपना जो है ना उस टाइम पे पढ़ाई पे रखें। क्योंकि अगर उनके दिमाग में, अब जैसे एक सलाह और है कि जब पूरे टाइम कोई नहीं पढ़ सकता, बीच में एक ब्रेक चाहिए, तो पढ़ें, उठें, म्यूज़िक सुने, कुछ खाएं पिएं, अपने डब्बे खोलें, फ्रूट खाएं, बिस्किट खाएं, चाट पापड़ी खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन टीवी ना देखें। जो सीरियल्स जो थोड़े टाइम के लिए अगर सोचते हैं कि ब्रेक चाहिए, तो टीवी का सीरियल देख लें, तो उसमें क्या होता है कि दे प्लान योर माइंड। आई थिंक उनसे माइंड डाइवर्ट भी होता है, और वापस जब आप और फिर वापस आपको वापस जो आने के लिए अपने पॉइंट पे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, because your mind then keeps thinking about what you saw just now. But if you listen to music, if you go for a run, you go to the garden, flowers देखो, animal कोई अपना घर में pet है तो pet से खेलें, बात करें, family में बातचीत करें, हंसी खुशी, all this can give nourishment to your mind. More about कि आप freshen up feel करें, चाहे आप Freshen up, से उठ रहे हैं, थोड़ा सा break ले रहे हैं। So I think friends और students जिन्हें अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पढ़ने के बाद क्या करें, कुछ सो जाते हैं, सोना भी अच्छा है, relax your mind, but if you want to take a break, refresh yourself and go into garden, play whatever you want to for a short while, so that it can refresh your mind completely. And I think let's talk about parents involvement in students. बहुत ज़रूरी है, ये आपने इतना अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि
कि पेरेंट्स का सपोर्ट है ना, जो वो टीचर्स का, पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चे को बहुत ज़रूरी चाहिए। जैसे अगर एक पौधा है, वो अगर किसी कारण से गिरने लगता है तो उसमें डंडी लगा के उसको खड़ा करते हैं। तो आप समझो कि पेरेंट्स का वही रोल है जो उन्होंने प्ले करना है, बच्चों को सपोर्ट देके। अगर वो ये कहें कि अरे भैया उठो उठो, पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, ये कहा तो सोचो कि बच्चे का तो माइंड मेकअप हो गया कि मेरे को टैग लग चुका है, मैंने तो फेल होना है, मेरे पेरेंट्स तो। ये माइंड सेटअप सबसे पहले तो कभी बच्चे का दिल ना तोड़ें, कभी इनकरेजमेंट ही उनको करनी चाहिए कि बेटा कौन सा चीज़ रह गया है वो आप देख लो, अपना प्लानिंग कर लो, अपने क्वेश्चन आंसर देख लो, शॉर्ट आंसर देख लो, मुझे कुछ सुनना है तो मैं आपसे सुन लूँगी, आप सुन लूँगी या सुन लूँगा, आप बता लो, कुछ पूछना है तो मैं आपकी कहाँ हेल्प कर सकते हैं, कोई किताब चाहिए। और मदर्स को चाहिए कि खाना वो बनाएं जो बच्चों को पसंद हो, कहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी हैप्पीनेस बच्चे को दे सकें। द चाइल्ड शुड फील इम्पॉर्टेंट कि मेरे लिए मेरी मम्मी ने ये किया, मेरे पापा ने ये किया, तो फिर रिटर्न में ना बच्चे का भी दिल करता है दैट आई शुड डू समथिंग। It's all about give and take. Yes, if you are getting this is love, तो very आप 100% very necessary. natural, Yes. very natural. So that feeling has to be generated in the children कि आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। और कभी भी नेगेटिव तो कभी नहीं बोले। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा, तो साथ में बैठे। रात में भी अगर मदर को साथ में जागना है तो बैठे, वो अपना कुछ काम करती रहे, पढ़ती रहे। पर अगर सीरियल्स बंद हो जाए ना एग्जाम्स में, मदर्स के भी, मम्मीज को ये ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के लिए, थोड़ी देर के लिए स्टाफ प्लस सोनी अवॉइड कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा। जस्ट गिव देम अ लिटिल सपोर्ट, दे नीड यू, they need the support. मैम यहाँ पे हम बात करते हैं एक ठीक है, स्टडी हो रही है, घर में भी माहौल भी बन गया है, पढ़ना है एंड ऑल दैट, बट व्हाट अबाउट ट्यूशंस मैम? 10th 12th में इतना प्रेशर है। चलिए 10th में कहा जाता है तुम्हें ट्यूशंस लगा दी जाएगी क्योंकि तुम्हें 12th में जाके स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है 11th में। 12th में ट्यूशंस इसलिए लगा दी जाती है कि आपको उसके बाद से अपनी एक गोल सेट करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, गो फॉर इट। अब जो बच्चा सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक वहाँ है स्कूल में, आफ्टर दैट ही और शी गोज टू फॉर ट्यूशन। जब वो वापस आता है, इवन पेरेंट्स अगर कहीं बाहर गए हैं, बच्चा घर पे बैठा है, पेरेंट्स फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा, हम घर आ रहे हैं, बच्चे के हाथ में बुक होनी चाहिए, वो पढ़ रहा होना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ रहा, तूने किया क्या आज सारा दिन? ये डायलॉग बोला जाता है बहुत ज़्यादा। ये ट्यूशंस का एक ट्रेंड जो चल पड़ा है, ये एक बीमारी की तरह से है, जो हमने तो कभी इनकरेज नहीं किया, लेकिन हमारे भी बच्चे ट्यूशन जाते हैं, पर वो पेरेंट्स को कितना भी समझा दो। अब ट्यूशन्स का जो है ना, जो मैंने बीमारी बोला इसलिए बोला कि ट्यूशन पे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो स्कूल में नहीं है, वो स्कूल में कुछ और, ट्यूशन पे कुछ और। स्कूल पे बच्चे बिकॉज दे टेक इट फॉर ग्रांटेड ध्यान नहीं देते हैं, ट्यूशन पे ध्यान देते हैं, एंड एवरीथिंग गेट्स muddled up in their mind. And I think मैम माइंड की भी एक लिमिट होती है, 2-3 आवर्स के बाद आपको कुछ जाता नहीं, you need a break after that. So वो जो confusion बच्चे के दिमाग में हो जाता है, क्योंकि सेम टॉपिक अगर लिया जाए ट्यूशन पे भी तो वो एक सपोर्ट है, ठीक है कि वो रिविजन है, पर यहाँ तो उल्टा होता है। एंड मोस्टली हर लेवल पे हर सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि ट्यूशन वालों को 3 महीने में कोर्स पूरा करना है, स्कूल वालों को 10 महीने में 9 महीने में करना है, तो वो फिर वो पेस अलग हो जाती है, जिससे कि बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं। बट नोबडी रियलाइजेस कि अगर ट्यूशन पे ना दें, अगर स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दें, तो स्कूल के टीचर्स अकाउंटेबल भी हैं, दे हैव दैट अकाउंटेबिलिटी। स्कूल फीस लेता है, स्कूल आंसरेबल है। ट्यूशन वाले तो 3 महीने की 5 महीने की फीस लेके उनका काम है एक पूरा करा देना, बच्चे ने समझा या नहीं समझा, इट इज़ नॉट देयर बिजनेस। तो स्कूल को लेकिन वैल्यू नहीं करते हैं पेरेंट्स भी, वो सोचते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा देकर। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एक तरह के मीन्स प्रेशर में होते हैं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, ट्यूशन की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, वो कहीं पे भी बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं हम तुझ पे इतना स्पेंड करें, आउटकम, वी नीड आउटकम। और इस तरह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली शायद बच्चा भी एक स्ट्रेस में आ जाता है, मेरे पेरेंट्स इतना पुटअप कर रहे हैं मेरे लिए एंड आई हैव टू। आई थिंक कहीं ना कहीं देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट रिगार्डिंग फीस। अब एक मीडियोकर है वो फिर भी मंथ के इतने
थाउजेंड ऑफ रुपीज स्पेंड कर रहा है अपने बच्चे पे, तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा बच्चा शुड बी नाउ परफेक्ट। अभी जैसे पल्लवी आपने बोला आउटकम की बात, अब आउटकम, अब एक रास्ता सीधा है और एक रास्ता जिगजैग है, पहुंचना हमको वही है। तो आप बोलो कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सीधा लेना चाहिए। और फीस अगर हम बोलते हैं कि स्कूल्स की ज़्यादा है, एक मिडिल क्लास इंसान के जिसके मान लो 3 बच्चे हैं तो वो तीनों को ट्यूशन्स नहीं भेज सकता है, तो हमारा तो वही कहना है कि आप स्कूल की पढ़ाई में ध्यान दें, स्कूल में जो हो रहा है आपके बच्चों को उसी पे फोकस करने कहिए और ट्यूशन्स को डिस्करेज करें, जिससे कि ट्यूशन्स भी आजकल पल्लवी जैसे सब जानते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक क्लास। पहले ज़माने में जो ट्यूशन्स होता था वो टीचर और स्टूडेंट, या एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। आजकल तो ट्यूशन के क्लासेस भी दे आर लाइक अ क्लास, क्लासेस, सॉफ्टवेयर्स यूज किए जा रहे हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एंड they are as good as a classroom जहाँ आपके 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, पर वो एक मेंटल मेकअप है ना जो पेरेंट का, कि मैंने बच्चे को ट्यूशन भेजा बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। तो ये कॉम्प्रोमाइज के बदले वो एक कंफ्यूजन और पैदा हो रहा है बच्चे के लिए और उनके खुद के लिए, दैट वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी एंड द आउटकम इज लेस। बट इफ दे कंसंट्रेट ऑन द सीधा रास्ता जो मैंने बताया, तो उनका आउटकम बहुत ही अच्छा होगा। मैम एक है 10th और 12th में ज़्यादातर 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस एंड मैथ्स को लेके बहुत फोबिया होता है जिसे कहा जाता है स्टूडेंट, और बोला जाता है कि ये तो ट्यूशन के बिना होगा ही नहीं। प्लीज़ मैम स्टूडेंट्स को ये बताइए कि ट्यूशन के बिना भी हम मैथ्स और साइंस अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स का भी माइंड सेटअप होता है मैथ्स है, मैथ्स लिया, अरे ट्यूशन लगवा दो, 2 घंटे तो तू पढ़ते रहेगा शाम को। इसका जवाब जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि मैथ्स एंड साइंस कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं, और वैसे तो हर सब्जेक्ट आप चाहे इंग्लिश लो चाहे हिंदी लो ग्रेडेड होता है, एक लेवल क्लियर करने पे ही आप अगले लेवल पे जाते हैं। लेकिन मैथ्स और साइंस, अब जैसे आप प्लस माइनस फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे सीखते हैं, आगे आपके जितने कैलकुलेशंस हैं उन सब में यू आर यूजिंग दोज ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हो, these simple operations are included in everything. So concept जब clear नहीं होता है तो एक concept clear नहीं हुआ, उसके बाद की जितनी पढ़ाई है आगे कोई भी चीज़ बच्चे को clear नहीं होगी, तो उसका फिर बच्चों के ऊपर बहुत पढ़ाई पे बुरा असर पड़ता है, that they are not able to perform. साइंस में भी वही है, फैक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर बच्चा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, मैथ्स एंड साइंस आर सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स कि आप जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, आपको एफर्टलेसली बिना कोई मेहनत किए आप पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। पर जहाँ आपने एक सीढ़ी चूकी, आपको आगे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, अब जैसे 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है रेमेडियल क्लासेस मैथ्स की चला के, कि 6 to 9th के सारे बच्चे जो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आई नेवर कॉल देम वीक स्टूडेंट्स, आई वुड से कि उनको वर्कशीट्स बना देते हैं सिंपल सम्स की, और उनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं, और वर्कशीट्स के फॉर्म में जब बच्चों को मिलता है तो उनको करने में मज़ा आता है। और जब इजी से स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट द स्टूडेंट्स गेट इज़ द सेंस ऑफ अचीवमेंट, वाओ आई एम एबल टू डू दिस, अरे ये हो गया, अरे ये तो इजी है। और मैम एक क्विक नोट के साथ मैं एक बात पूछना चाहूँगी पेरेंट्स के बारे में, ऑलराउंडर होना चाहिए उनका स्टूडेंट, प्लीज़ आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, ऑलराउंडर होना चाहिए बट प्लीज़ स्टडीज़ अपनी जगह है, गेम्स अपनी जगह है, प्लीज़ उन्हें उसमें पार्टीशन करके रखनी चाहिए। ऑलराउंडर की परिभाषा जो है मेरे हिसाब से एज एन एजुकेशनिस्ट, और मेरे से हाथों से हज़ारों बच्चे निकल चुके हैं, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी जिसको अपने आप में विश्वास हो, कभी कोई चैलेंज, कोई मुसीबत पड़े उसको वो हैप्पीली मीट कर सके, हैप्पीली नहीं कॉन्फिडेंटली, जिसको कभी नर्वस ब्रेकडाउन ना हो, कभी कोई मुश्किल आन पड़े तो वो घबराए नहीं, आगे आगे बढ़ता जाए, और
अपनी सोसाइटी में, अपने पीयर ग्रुप में जो सोशल और इमोशनल जो इनको ग्रोथ चाहिए वो उनकी हो। मैं एक ड्राइंग बना के दिखा सकती हूँ क्या? ये एक नॉर्मल इंसान है जो हम चाहते हैं कि जिसमें हम ग्रो करें, एक बच्चे को रेज करें। पर हमारा जो ऑलराउंडर तो हम बोलते हैं, पर हमारा जो अल्टीमेटली होता क्या है, ये शायद हमारे व्यूअर्स एग्जैक्टली देख नहीं पाएंगे। अच्छा Yes, ma'am. कि हम सारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उस पे हम सारा टाइम और मेहनत और पैसा सब कुछ लगा देते हैं, और इमोशनल जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उनमें हम ध्यान नहीं दे पाते। फिजिकल जो ज़रूरत है वो उस पे ध्यान नहीं दे पाते। पेरेंट्स को उन पे तो proper सिर तो management इतना के साथ बड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो बॉडी इतनी छोटी, छोटी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सिर, आप इमेजिन करिए। जो मैंने यहाँ ड्राइंग बनाई है आपको दिखाने के लिए, कुछ एक अनबैलेंस्ड सा हम प्रोडक्ट जो है ना वो तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच गुड इंफॉर्मेशन। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे जितना भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए। गिव योर स्ट्रेस विंग्स एंड लेट इट फ्लाई अवे। आई थिंक ये नोटेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैम ने बताया, स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए। पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोर्ड एग्जाम्स बहुत चाहे बोर्ड हो चाहे एग्जाम, तो बहुत अच्छे रहेंगे। सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। जो बच्चे भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, और दैनिक भास्कर टीवी की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अपने में विश्वास रखिए, खुद में विश्वास रखिए। सो बेस्ट ऑफ लक। यहाँ से मैं कहूँगी गुड बाय, सी यू सून।